देश में चुनाव चल रहा है, टीवी चैनल्स में बहस हो रहे हैं, राजनीतिक दल के नेता अपने अपने हिसाब से मुद्दे बता रहे हैं कि इस चुनाव में कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, किन मुद्दों पर वोटिंग होनी चाहिए। इसमें देश की बात भी हो रही है, विकास की बात भी हो रही है, विरासत कर की बात भी हो रही है, कभी कभी पाकिस्तान की बात भी हो जाती है, कभी मंदिर मस्जिद की बात भी हो जाती है। तो क्या यही मुद्दा है हमारे देश का? क्या यही मुद्दा है जिन पर चुनाव होना चाहिए? यही सब समझने के लिए हम देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में जाते हैं और वहां पर छात्रों से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए मुद्दे क्या हैं। तो नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा, न्यूज 24 के चुनावी कार्यक्रम छात्र संघ में आपका स्वागत है। आज इस क्रम में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में हूं और यहां के छात्रों से जानेंगे, समझेंगे कि आखिर छात्रों का मुद्दा क्या है, युवाओं का मुद्दा क्या है, क्या उनका भी वही मुद्दा है जो देश के नेता बताते हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शुभम खरवार है, मैं एमए समाजशास्त्र का छात्र हूं लखनऊ विश्वविद्यालय से। अगर मैं कहूं कि जो चुनावी चर्चा हो रही है, देश में जो मुद्दे हैं, आप छात्र हैं, छात्र नेता हैं, आपके हिसाब से देश के मुद्दे क्या हैं जिन पर चुनाव होना चाहिए? देखिए, 2019 के बाद ये 2024 में फिर से इलेक्शन हो रहा है। देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। लगभग 2019 के बाद ये 2024 सबसे ज़्यादा 1,03,5 लाख करोड़ रुपए इस चुनाव में खर्च हो रहे हैं। अब ये सबसे बड़ा मुद्दा ये बन रहा है कि जो 2014 से सरकार थी, आज 2024 हो गए हैं, 10 साल बीत चुके हैं। क्या रोजगार मिला युवाओं को? क्या महंगाई कम हो गई? अगर युवाओं के बीच में जाके आप पूछें, लखनऊ विश्वविद्यालय से आप यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगभग लखनऊ विश्वविद्यालय में 85% आपको युवा ऐसा मिलेगा जो बेरोजगार है। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम प्रिंस है, मैं यहाँ जंतु विज्ञान विभाग से मास्टर्स कर रहा हूँ। राइट, मुद्दा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मुद्दा, हम छात्र हैं, छात्र शिक्षा की बात करेंगे। भारत जैसे देश में शिक्षा में सबसे ज़्यादा टैक्स 18% लिया जा रहा है। एनईपी में सेल्फ फाइनेंशियल कोर्सेज को बढ़ा दिया गया है। जिस प्रकार फीसेस बढ़ रही हैं विश्वविद्यालयों में, आम छात्रों का पढ़ना मुश्किल हो गया है। महंगाई इस कदर है कि जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ते हैं तो 2 रुपये प्रति किलोमीटर टैक्स देना पड़ता है, 1 रुपये प्रति किलोमीटर बाइक वाले को टैक्स देना पड़ता है। जब कैफेटेरिया में आराम करने के लिए रुकते हैं, 20 रुपये का एक समोसा मिलता है, 60 रुपये की मैगी, 50 रुपये का 2 अंडे का ऑमलेट मिलता है। क्या कर रहे हैं नौजवान? जब हम इस बार जो देश की जनता है जान चुकी है, इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है और इस बार उम्मीद है हमको कि लोकतंत्र मजबूत होगा, विपक्ष मजबूत होगा। अब आप लोगों में से सब लोग एक्सप्रेसवे और हाईवेज पे चलते होंगे। हाईवे और एक्सप्रेसवे अच्छा तो लगता है, लेकिन टोल टैक्स जो है ना, वो बहुत महंगा है। एक दिन मैं भी जा रहा था, मुंबई एक्सप्रेसवे पर गुजर रहा था, गाड़ी चलाने में बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन जब टोल देने की बारी आई तो लगा कि इससे अच्छा होता हम हवाई जहाज से चले जाते। ये एक मुद्दा है जिस पर कोई बात नहीं करता। आप अपना परिचय दीजिए। मैं अमन दुबे, यहाँ से राजनीति शास्त्र में प्रस्नातक का छात्र हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। अभी आपने कहा जैसे टोल टैक्स की बात की, तो कभी भी जनता को या किसी भी व्यक्ति को अच्छा जब सुविधा मिले तो उसका शुल्क चुकाने में पीछे नहीं हटना चाहिए। जो हमें ट्रैवल करने में, मान लीजिए 2 शहरों के बीच में यदि 8 घंटे का समय लग रहा था, अब वो हम 2 घंटे 2.5 घंटे में सफर तय कर पा रहे हैं, तो हमारा जो तेल का पैसा बच रहा है, जो हमारा समय बच रहा है, यदि उसको हम टोल के माध्यम से दे सकते हैं तो इसमें क्या बुराई है? बहुत लोग ऐसे भी हैं जो उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी भी हमारे देश में बहुत लोग ऐसे हैं जो सरकार अनाज देती है, उससे खाते हैं, आयुष्मान कार्ड पे इलाज कराते हैं, कुछ पैसे कार्ड पे उनके अकाउंट में जाता है तो उससे उनका घर चलता है। उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल होता होगा। एकदम मुश्किल होता होगा। और मेरा ऐसा मत है, मेरा क्या मत है, संविधान में ऐसा कहा है कि कभी भी ऐसे सड़क जिनके 2 शहरों के बीच में या 2 पॉइंट के बीच में आप टोल नहीं लगा सकते जब तक वो इकलौता रास्ता हो। तो इसका मतलब और भी रास्ते होते हैं, लेकिन उन रास्तों पर जिन रास्तों पे टोल चल रहा है उसके बगल के रास्ते, मैं एकदम बात कर रहा हूँ कि भारत जो है आज के समय में, जब हम भारत की बात करते हैं तो लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहते हैं भारत को, इस वर्ड से सुशोभित करते हैं कि
लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो यदि हमें तेज चलना है तो हमें कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, बल्कि ये नुकसान नहीं है। जब हम अपना समय बचा रहे हैं, आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट है जो ये ठीक है, आप युवाओं के लिए बताइए, युवाओं का मुद्दा क्या होना चाहिए? युवाओं का एकमात्र मुद्दा होना चाहिए शिक्षा और नौकरी, रोजगार। शिक्षा के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने जो ये काफी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ न्यू एजुकेशन पॉलिसी था, छात्रों को नौकरी के लिए तैयार किया जा रहा था। स्किल डेवलपमेंट के नाम पे भारतीय छात्र शून्य था। आपको यदि स्किल डेवलपमेंट पे काम करना है तो आपको 2-4 ही, जैसे IITs मिल गए, NITs मिल गए, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट पे ऐसे जो नॉर्मल पब्लिक यूनिवर्सिटी है उसमें कोई काम नहीं हो रहा था। आज के समय में सभी विश्वविद्यालयों में NEP के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा पहुंचाई जा रही है और स्किल डेवलपमेंट पे छात्रों का काम किया जा रहा है, रोजगार का। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आम जनता की बात है, सड़क पे आम जनता चलती है। मुझे बहुत खुशी होती है जब GDP में मैं रसिया से आगे जा पाता हूं अपने आप को, इंडिया देश को। लेकिन जब बात पर कैपिटा इनकम की आती है, एक पर इंसान के नागरिक की बात आती है कि एक इंसान की आय कितनी है, तो हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के इर्द गिर्द पाते हैं। क्या बात करते हैं आप? मैं इनको एकदम सही बात ये कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम में हम आज पीछे हैं, परंतु आप जब 10 साल का इतिहास उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो दुगनी हो गई है, दुगनी हो गई है, दुगनी हो गई है, वो रुकिए, गिरी है, पर कैपिटा इनकम गिरी है। अब मैं बात करूंगा यहाँ रोजगार, महंगाई, शिक्षा की। लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बता दूं 3500 छात्रों की यहाँ पे स्कॉलरशिप पेंडिंग पड़ी हुई है। मेरी खुद उसमें मैं एक छात्र हूँ, मेरा नाम शिवाजी यादव है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय BA द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं मेरी खुद स्कॉलरशिप मेरी पेंडिंग पड़ी हुई है। और छात्रों का सबसे बड़ा अगर मुद्दा है कोई लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का, तो सिंगल विंडो सिस्टम है। और सिंगल विंडो सिस्टम तभी होगा जब छात्र संघ चुनाव होगा, और छात्र संघ चुनाव की आज सरकार बात कतई नहीं करती है। छात्र संघ चुनाव जहां पे आपकी सरकार नहीं है, आप देख लीजिए दिल्ली में, आप देख लीजिए राजस्थान में, वहां आप छात्र संघ चुनाव का समर्थन करते हैं। आपकी एक तथाकथित संगठन AVP, जो AVP अपने आप को कहता है मैं भारतीय जनता पार्टी का तथाकथित संगठन हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले मानते नहीं उनको भी, मैं बता देना चाहता हूं आपको। तो अब कुछ और लोगों से बात बिल्कुल, लेकिन छात्र संघ बहाली पे सुन लीजिए मेरा, जहां पे इनकी सरकार नहीं है वहां पे छात्र संघ बहाली की मांग करेंगे। हम लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली की मांग करते हैं, और छात्र संघ चुनाव होगा तो सिंगल विंडो सिस्टम होगा और छात्रों की समस्याएं सुचारू रूप से चलेंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रेम प्रकाश यादव, मैं छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय का हूँ, BA 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैं बताना चाहूँगा, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, मैं विश्वविद्यालय की ये स्थिति है कि 90% युवा बेरोजगार टहल रहा है। युवा नौकरी के लिए दर ठोकरे खा रहा है। सरकार द्वारा जो वैकेंसियां निकाली जा रही हैं वो पेपर लीक हो रहा है। मुद्दा तो सबसे बड़ा पेपर लीक का है। ये सरकार जब से आई है तब से कोई एक भी पेपर भर्ती नहीं हुई है, सारे पेपर लीक हो गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों को जिस तरीके से इतनी ज़्यादा फीस ली जा रही है, सेल्फ फाइनेंस के माध्यम से इतनी ज़्यादा फीस ली जा रही है, NEP सेल्फ फाइनेंस के माध्यम से इतनी ज्यादा फीस ली जा रही है, छात्रों को गुमराह किया जा रहा है, छात्रों को स्कॉलर नहीं मिल पा रही है, गरीब ये किसके चलते हो रहा है? ये सरकार के चलते हो रहा है। आप लोगों ने अभी हाल में एक प्रोटेस्ट देखा होगा जिसमें किसी यूनिवर्सिटी के बच्चे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बच्चे जा रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं मुद्दा क्या है। आपने देखा था क्या? जी, कहाँ की बात कर रहे हैं? कहाँ की बात है? एक मिनट। राइट, हाँ बताइए। दरअसल कांग्रेस दफ्तर के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ लोग प्रोटेस्ट करने गए थे, जिसमें उनको खुद नहीं पता था कि राहुल गांधी के खिलाफ है क्या, मतलब हमें किन वहाँ पे पोस्टर्स थे, उनके हाथ में प्लाकार्ड थे, उसमें कुछ लिखा हुआ था, उनको खुद नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। तो ये बताता है कि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर क्या है। जी बिल्कुल, शिक्षा का स्तर NEP आने के बाद से, अभी भैया ने बताया कि जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैं पिछले 3 साल से NEP का स्टूडेंट। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अमन है, मैं आयशा से हूँ। मैं पिछले 3 साल से एनरोल्ड हूँ NEP में। एक क्लास ढंग से करवाई जाती हो कभी भी। फर्स्ट ईयर था, फिजिकल एजुकेशन की क्लास थी, कोई प्रोफेसर क्लास नहीं लेता था। असाइनमेंट्स आप आइए दे दीजिए, चले जाइए, एग्जाम दे दीजिए। बाद में क्या हुआ कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में मेरा असाइनमेंट था, असाइनमेंट भी मैं देने गया, क्लास एको नहीं लिए गए। हमसे ये कहा गया कि आप इस डिपार्टमेंट के नहीं हैं तो आप एनरोल्ड नहीं हैं इसमें, को करिकुलर से NEP से हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे तैसे लड़कर हम लोगों ने DSW से परमिशन लेके किया, आज भी असाइनमेंट में बैक लगी हुई है। क्लासेस को तो आप छोड़िए नहीं, जो लचर ढांचा है यहाँ पे
वो अपने चरम पे है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जैस्मीन है और पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ मैं, एमए कर रही हूँ यहाँ अच्छा, एक पे। बात, आप यास्मीन, जब हम छात्रों से बात करते हैं, विश्वविद्यालय में आते हैं, तो यहाँ पर भी बातें वही हो जाती हैं, घूम फिर करके बात आ जाती है, वैसी ही बातें होती है जैसे पॉलिटिकल पार्टी के नेता जिसे बात करते हैं ना, उसी तरह से बात करते हैं। मुझे लगता है कि युवा अपना मुद्दा भूल गए हैं कि उनके लिए क्या जरूरी है, वो नहीं बताते, वो बताते हैं जो उनके लिए जरूरी नहीं है, मतलब गैर जरूरी मुद्दे। बात वही है कि इस तरह से युवाओं को या कहें पूरी जनता को इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई तो करते ही हैं, लेकिन वो वही चीज़ बोलते हैं जो उनके घर में कहा जाता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं वो पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुके हैं। रोजगार, सबसे बड़े मुद्दे हैं रोजगार, महंगी शिक्षा और महंगाई, लेकिन इस पर बात नहीं होती है। मोदी सरकार की अगर बात करें, ये इन्होंने 10 सालों में जो किया है वो गिनवा नहीं पाते हैं कि हम क्या करें। जो विपक्ष कहता है बस उसकी आलोचना करते हैं और झूठ फैलाते हैं, और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं झूठ बोलो झूठ बोलो। जैसे अभी बताया मेरे साथी ने कि जिस तरह से झूठ फैलाया गया कि कांग्रेस जो है आधी संपत्ति मुसलमानों को बांट देगी या यूं कहें घुसपैठियों को बांट देगी, उनको कहा जा रहा है, तो ये सब झूठ फैला रहे हैं। अपना काम, अब इलेक्शन का टाइम है भाई, आपने जो 10 साल में किया अपनी बात बताइए, आपने जो किया है, इन्हें कुछ किया ही नहीं है। तो क्या कह रहे थे आप? दूसरी चीज़ हम ये भी कहना चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में इलेक्शन कमीशन का जो एक रवैया है कि नरेंद्र मोदी लगातार कम्युनल स्पीच देते जा रहे हैं, राजस्थान में दिया और भी जगह उन्होंने दिया। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, आप देख सकते हैं कि अभी साउथ में कोई फीमेल एमपी कैंडिडेट है, उन्होंने मस्जिद की तरफ हैदराबाद से तीर करके बताया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। राहुल गांधी को तो तुरंत बर्खास्त कर दिया गया था लोकसभा से। और आप जब जो पक्ष के नेता, जो सरकार के नेता हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, तो आप बीइंग इलेक्शन कमीशन आप चुप हैं। इलेक्शन कमीशन पे समय समय पे सवाल, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हर्षवर्धन है, मैं आईसा से हूँ यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। आप एक बात आप बताओ, युवाओं के मुद्दे क्या होने चाहिए? युवाओं का मुद्दा सबसे पहले रोजगार का मुद्दा है। युवाओं का मुद्दा शिक्षा को सस्ती करने का मुद्दा है। जिस तरह की शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है, हमारा मानना है हमको सस्ती शिक्षा और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए जिसमें गुणवत्ता हो। जिस तरह के न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे लागू करके बताया जा रहा है कि आपको गुणवत्ता अच्छी मिलेगी। मैं यहाँ पे 3 साल से मैं लगातार यहाँ NEP का छात्र रहा हूँ। मैंने देखा कि यहाँ पर किस तरह के सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज बढ़े। मैंने देखा यहाँ पे पढ़ाई के नाम पे प्रोफेसर की जगह पे स्कॉलर्स पढ़ाने आए हमको, तो प्रोफेसर पैसा लेते हैं ना पढ़ाने का, हम लोग स्कॉलर तो नहीं लेते हैं, पर यहाँ पे स्कॉलर से पढ़वाया जाता है। लगातार हमारी स्कॉलरशिप को फंड कट किया जाता है। जब हम आप लोगों से बात करते हैं, छात्रों से बात करते हैं, तो एक सवाल आता है, लोग कहते हैं कि मानो 2014 के पहले सब कुछ ठीक था, अचानक खराब हो गया, ऐसी बातें हो रही। नहीं, सही बात है जो मोदी जी कह रहे अच्छे दिन आएंगे। हमारे 2014 से पहले जैसे बुरे दिन थे हमको वही वापस ला के दे दो। उससे अच्छे दिन तो हमारे पुराने वाले 2014 से पहले थे, जब हमको सिलेंडर 400 रुपये मिल रहा था, हमको सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हमारे नहीं बढ़ रहे थे, हमें बड़े दिन ला के दे दो कम से कम, हम उसमें थोड़े से संतुष्ट थे। और भी लोगों से बात करेंगे। हाँ बताइए, आप बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रसन्न शुक्ला है और मैं BA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मेरा एक सवाल आपसे है, मैं बोलूँ आप चलाएंगे इसको कि नहीं? यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में देखिए बड़ा मुद्दा है। एक बात बताइए, आपने सवाल पूछा कि आपने कहा कि आप बोलेंगे मैं चलाऊंगा ही नहीं। आप जिस नेता को वोट देते हो ना, वोट लेकर किसी और में चला जाता है, नॉमिनेशन के बाद वो पार्टी बदल लेता है। सब लोग बदल गए, सब हवा में घूम लगाए। हम ही सब ईमानदारी की उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं जो आप बोलेंगे वो मैं चलाऊंगा। ठीक, ये लखनऊ है, ठीक, यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में अमीर के भी लड़के पढ़ते हैं, सांसद के भी लड़के पढ़ते हैं, विधायक के भी पढ़ते हैं। हमारे बैच के कई लोग हैं, हमारे बीच में कई लोग खड़े हैं जो सांसद और विधायक के लड़के हैं, और यहाँ पे एक रिक्शा चलाने वाला भी पढ़ता है। ठीक, ये बताइए इस यूनिवर्सिटी में 15 रुपए का छोला समोसा रिक्शा चलाने वाला या बाल काटने वाले का लड़का कहाँ से खा पाएगा? ये लखनऊ विश्वविद्यालय है, 15,000, 17,000, 18,000, 30,000 फीस है। ये सही है? आप, ये लखनऊ विश्वविद्यालय है, ये यहाँ पे जो लखनऊ में 5 जज बैठते हैं, उसमें से 3 से 4 लखनऊ विश्वविद्यालय के हैं। जब लखनऊ विश्वविद्यालय एक जज बना सकता है, एक प्रोफेसर बना सकता है। मालिनी अवस्थी जी हैं, यहीं की पढ़ी हैं। डिम्पल जी हैं, निर्विरोध सांसद हैं, पूरे भारत देश में एक ऐसी सांसद हुई जो निर्विरोध हैं। तो आप छात्र राजनीति क्यों बंद कर दी? आखिर जो बच्चे छात्र राजनीति में जाना चाहते हैं, जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं वो पढ़ रहा है, जो बच्चे छात्र राजनीति में जाना चाहते हैं वो कैसे जाएं? इसका मतलब आप चाहते हैं कि जो छात्र नेता बनेगा वो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, ये यूनिवर्सिटीज में चुनाव नहीं हो रहा है छात्र संघ का, लेकिन ये किसी पार्टी के मुद्दे में नहीं है, कोई भी अब ये बात नहीं कर रहा है। कैसे नहीं मुद्दे में है? कैसे मुद्दे में नहीं है? सपा की सरकार में मैं उस वक्त आजमगढ़ रहता था, 2016 में सपा का चुनाव हुआ है और मोइन खान उस समय प्रत्याशी हुआ करते थे आजमगढ़ में। मैंने कहा आज के समय में, आज जो चुनाव हो रहा है इसमें कुछ हुआ था। हम, मेरे जैसे छात्र उठाए थे, मेरे जैसे यहीं 8 से 12 लोग हैं, यहीं भूख हड़ताल किए थे, एडमिट हुए,
निलंबित हुए, हम लोग गए एडमिट हुए, निलंबित हुए। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं एडमिट कार्ड रोक दिया गया था यहीं। मैंने कुछ पूछा आप? हाँ, मैंने कहा कोई पॉलिटिकल पार्टी छात्रों के इस मसले पर छात्रों के हक में बात नहीं कर रही है। सपा के जो लोग हैं वो उठाते हैं, भाजपा के लोग नहीं उठाते। दयाशंकर भैया कितने क्यों नहीं 2012 से 17 से सरकार रही, 5 साल तक लखनऊ विश्वविद्यालय में 2004 से क्या बोलते हैं छात्र संघ चुनाव बंद रहा। 5 साल सरकार थी, आपने कहा छात्र संघ बहाल नहीं किया। आप बोल रहे हैं कि कोर्ट में मामला था, वैसा ही मामला अभी भी कोर्ट में है। आप ये बात कर रहे हैं कि इनकी पार्टी ने छात्र संघ का मुद्दा उठाया। हम पूछना चाहते हैं कि 2012 से 17 से सरकार थी, आपने कहा नहीं छात्र संघ बहाल किया लखनऊ विश्वविद्यालय, और आज आप यहाँ बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने छात्र संघ नहीं बहाल कर रही है। कहा लिए जब कोर्ट में मामला है तो कहा लिए बहाल होगा? कोर्ट जब आदेश करेगा तब होगा। जब कोर्ट में मामला है तो वहां से जब क्या बोलते हैं लागू होगा तभी छात्र संघ बहाल होगा। छात्र संघ बिल्कुल भी विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। विचारधाराओं के, पार्टियों के परे हम छात्रों की सबकी एक साथ ये मांग है कि छात्र संघ सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में होने चाहिए। और शिक्षा की जो बात है, जो शुल्क वृद्धि की बात हो रही है, शुल्क वृद्धि में एनईपी में ऐसा कहीं भी शुल्क वृद्धि की बात नहीं की, लेकिन प्रशासन, जो विश्वविद्यालय प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन है, लगातार फीस वृद्धि पे किए जा रहे हैं और इस पे सरकारों को ध्यान देना चाहिए। कौन सरकार? जिस जहां भी हर राज्य में जिसकी सरकार हो, उन सभी सरकारों को, कोई एक राज्य की बात नहीं है कि फीस वृद्धि हो रही है। शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का काम भारतीय संविधान में निहित है। जब वेलफेयर स्टेट की बात होती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य को सबके लिए सर्वसुलभ बनाना ही चाहिए। सरकार का ये प्राइमरी मुद्दा होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य में 5 लाख का इंसेंटिव छात्रों को नहीं सभी को दिया जाने लगा है, और शिक्षा को भी सर्वसुलभ बनाने का काम सरकारों को करना चाहिए। आप ये बात करना चाहिए। बताइए। देखिए, ये आयुष्मान कार्ड के बारे में बता रहे थे। आयुष्मान कार्ड प्राइवेट हॉस्पिटल कुछ हैं जिनको जो इलाज करते हैं, उनका पेमेंट रुक गया है। अब वो इलाज करना बंद कर दिए। सरकारी हॉस्पिटलों में जाइए, जहां पर कि यही मेडिकल कॉलेज है आपका, यहीं पर कुत्ता हाथ लेकर टहल रहा था, कटा हुआ हाथ लेकर टहल रहा था यहीं पे। ठीक, मेडिकल कॉलेज, जब ये लखनऊ का मेडिकल कॉलेज ऐसी स्थिति है तो ये बुरी स्थिति। और दूसरी बात है, शिक्षा पे आ गए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई बिना किसी तैयारी की, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे प्रकार से बना दिया गया है, लड़कों को हर 12 महीना एग्जाम के मूड में रखा जाता है, वो पढ़ नहीं पाते हैं। जापान इतना टेक्नोलॉजी में विकसित है, वहां पर एग्जामिनेशन के में रहने पर तो बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, तो सुनिए, बच्चे पढ़ते हैं, ये लॉजिक है। हम उसी बता रहे हैं, जापान में सबसे कम एग्जाम होता है, सबसे ज्यादा टैलेंटेड बच्चे वहां पाए जाते हैं। आप हमेशा पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ एग्जाम, असाइनमेंट, एग्जाम, इसके अलावा पढ़ाई करते हैं नहीं। क्या कह रहे थे? एक मिनट, इसके जवाब। एग्जामिनेशन और असेसमेंट में अंतर है। पहले क्या होता था कि छात्र पढ़ता था, पेपर देता था, पढ़ता क्या था, रटता था जाकर के, और सुबह उसको पेपर में उलट करके चला आता था। आज के समय में क्या है, थेसिस के माध्यम से, प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, और स्किल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम असेसमेंट की बात हो रही है। आप अंतर समझिए कि छात्रों का बुद्धि विकसित करने के लिए उन्हें टॉपिक दिया जा रहा है। ये कितना विकसित हुआ है, कितना विकसित हुआ है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है। मैनिफेस्टो को यूनिफेस्टो और पता नहीं क्या क्या, किसी को पता नहीं मुद्दा क्या है। हाँ, आप अपना परिचय दीजिए अपने। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र। आप एक बात बताइए, ये जो देश में चुनाव के मुद्दे जिस तरह से स्पीचेज होते हैं, तमाम पार्टियां जो भाषण देती हैं, युवाओं के मुद्दे क्या हैं? वही हैं जो उनके हैं या अलग मुद्दे? युवाओं के मुद्दे सबसे पहले तो अगर मैं छात्र में देखूं, विश्वविद्यालय स्तर पर मैं देखूं, तो मेरा सबसे पहला मुद्दा तो छात्र संघ होना चाहिए, क्योंकि बोलने देंगे। सबसे पहले मुद्दा तो मेरे हिसाब से कि छात्र संघ ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो हमें भी एक अपना नेता चाहिए जो हमारा प्रतिनिधि कर सके। और जिस तरीके से अभी भी सब राज्यों में देखा जा रहा है, कई राज्यों में तो छात्र संघ हो रहे हैं और विश्वविद्यालय में तो नहीं हो रहे हैं, तो ये थोड़ा दुख की बात हम लोगों के लिए। अभी इंटरनल्स और असेसमेंट की बात करी हमारे सीनियर ने, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 6 महीने का सेमेस्टर आप 4 महीने में करा रहे हैं और 3 महीने में करा रहे हैं। ठीक है, हर 3 महीने में आप एग्जाम ले रहे हैं, कितना ही बच्चा इन्वेस्ट कर पाएगा असेसमेंट अपने इंटरनल्स में। अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, मैं डबल मेजर है ज्योग्राफी में। वहाँ पे रिसर्च पेपर था मेरा 5th सेमेस्टर में। मुझे टॉपिक दे दिया गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सदर्न साउथ एशियन कंट्रीज। अब मुझे रिसर्च करने को दिया गया है 2 महीने के टाइम में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ साउथ ईस्टर्न कंट्रीज। अब आप ये बताइए, मैं कैसे बीइंग अ स्टूडेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी का 5th सेमेस्टर का बीए का स्टूडेंट
कैसे रिसर्च कर सकता है, अपना खुद का असेसमेंट लिख सकता है, उसको वो छापेगा ही ना अल्टीमेटली कहीं ना कहीं, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। फिर आप लेके जाएंगे प्रोफेसर को अपना रिसर्च दिखाएंगे छपा हुआ, ऑब्वियसली वो कहेगा इसको साहित्यिक चोरी बता रहे थे मुझे, वो कहते आप साहित्यिक चोरी करके लाए। मैंने कहा मैं सर मैं अपना कैसे लिख दूं? तो एक ये समस्या भी आती है। जब 2 महीने में करना होगा तो साहित्यिक चोरी करनी पड़ेगी। हाँ, 2 महीने में वही करना ही पड़ेगा, मैं कैसे कर लूंगा, वो भी साउथ ईस्ट एशिया का इतना बड़ा रिसर्च बता रहे थे मुझे। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बातें कम होती हैं, बातें होनी चाहिए, इसलिए कि जितने नेता हैं कोई कम पढ़ा है या कोई ज्यादा पढ़ा है, कोई बहुत बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ा है, कोई छोटे विश्वविद्यालय से पढ़ा है, लेकिन पढ़े सब हैं। सच्ची पढ़ाई की झूठी पढ़ाई की पता नहीं, प्राइवेट से पढ़ा सरकारी से पढ़ा पता नहीं, लेकिन पढ़े तो सब हैं। इसलिए कि सब जो हलफनामा देते हैं, चुनावी घोषणा पत्र, चुनाव में इलेक्शन कमीशन को जो हलफनामा देते हैं, उसमें सबके सामने मोस्टली एजुकेशन तो होता ही होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, ठीक है कुछ कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको थोड़ा नैतिक होना चाहिए। हम जिस तरह देख रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा भी यहाँ पे बात नहीं कही महिला सुरक्षा को लेकर, कठुआ से लेकर IIT BHU तक हमने देखा है कि बीजेपी ने अपराधियों को संरक्षण दिया है, उनके साथ खड़े हुए हैं। तो हम चाहते, एक महिला होने के नाते हम ये कहना चाहते हैं कि इस सरकार को अब हमें वोट नहीं देना है, क्योंकि ये महिला सुरक्षा में सबसे बड़ी नाकाम सिद्ध हुई है। हर मुद्दे पे इसका कोई भी वर्ग हो, समाज का, छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, सब इनसे बहुत परेशान हो चुके हैं। और हम यही चाहते हैं कि ये सरकार ऐसी सरकार आए जो महिलाओं को सुरक्षा दे सके। मेरा नाम समर है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, आयसा से हूँ। मैं अभी बात हुई NEP की, बेरोजगारी की, रोजगार की, सबकी बात हुई। मैं अभी बात करना चाहता हूँ महिला सुरक्षा की। जैसे हमने देखा पिछले दिनों, मतलब हम गिनाना चाहें तो उंगलियों पे गिना सकते हैं, हाथरस, कटुआ कांड, फिर उन्नाव का कांड, फिर हुआ महिला पहलवान, फिर हुआ मणिपुर का, मतलब इतने मुद्दे गिनाने के लिए उनके पास। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक जगह पे अपना बात रखने का, मणिपुर का 2-3 महीने तक जलता रहा मणिपुर। अच्छा, विश्वविद्यालयों के कैंपस का क्या हाल है महिला सुरक्षा को लेकर? महिला सुरक्षा IIT BHU आपने देखा ना किस तरीके का हाल है। वहाँ पे केस होता है, उसके बाद लोग कहते हैं कि उसको बंद कर दो, IIT BHU के आसपास बाउंड्री खड़ी कर दो ताकि लोग घुस ही ना पाए। तो सुरक्षा के नाम पे आप लोगों को बंद करना चाहते हैं क्या? आपने जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे विधानसभा के, आपने महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फंड का 479 करोड़ रुपए आपने चुनाव में खर्चा कर दिया। क्यों खर्चा कर दिया? ऐसा हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था। पेपर की न्यूज कटिंग है यहाँ पे। आप यहाँ से देखते, यहाँ से यहाँ तक IT तक, यहाँ से लेकर के डालीगंज तक सिर्फ होर्डिंग लगी हुई थी, सिर्फ होर्डिंग बीजेपी की, और कुछ था ही नहीं। इतना चुनाव का प्रचार किस लिए, इतना पैसा खर्च किस लिए? जो उठाया है, एक तरफ ये चुनाव आयोग कहता है आचार संहिता लगी है, क्या है विपक्षियों के लिए सिर्फ आचार संहिता लगी है? देख लीजिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की होल्डिंगें लगी हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की होल्डिंग लगी है, वो चुनाव आयोग की दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। और विपक्ष का कोई पोस्टर बैनर लगा होता है, उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है और बताते हैं आचार संहिता लगी है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग आचार संहिता का पालन कर रहे हैं? चुनाव आयोग कब एक्शन लेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे? आपको बता देना चाहते हैं कि कहाँ लगा है होर्डिंग, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जगह जगह लगा। हम भी आपको चलिए दिखा रहे हैं, समाजवादी आपको चलिए हम दिखा रहे हैं, लखनऊ के जगह जगह पर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जगह जगह कांग्रेस और सपा के होर्डिंग मुद्दा बताता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। आज छात्रों का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। जो सरकार कही थी हमको 5 करोड़ रोजगार, अपने दिमाग से देखें आज क्या साफ मजबूरी है कि 80 करोड़ को आपको राशन देना पड़ रहा है। रोजगार सबसे बड़ा मैं रोजगार पे भी बात करने को तैयार हूँ। ऐसे अच्छा लगता है कि जब विपक्ष खुल के बात करे, हंगामा करने। नहीं, एक स्टूडेंट है, युवा विपक्ष विचारधारा के आधार पे विपक्ष है और बाकी ऐसा और लोकतंत्र में यही मैं कहता हूँ, यही मैं कहता हूँ, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ छात्र आपको रोजगार नहीं चाहिए। हमारा ये है कि विपक्षी है, चलिए हम मान लें कि विपक्षी हैं, वो पक्ष के हैं, तो रोजगार पे बात कर ले हमसे। कितने रोजगार दे दिए वो? कहाँ उनका मैनिफेस्टो में जो रोजगार की बात होती है वो आप कहेंगे आपके अंदर स्किल नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय स्किल नहीं पैदा कर पा रहा है। मेरी बात सुन लीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, पक्ष के लोगों से जब सवाल किया जाएगा रोजगार का, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करेंगे छात्रों के। और सरकार मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का वादा? क्या हुआ? जिस प्रकार से
मैं भारतीय जनता पार्टी के लोग से पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मैं युवाओं से बात करने आया था गुरु। वो युवाओं की अब बात ही नहीं चल रही है। यहाँ आप देख रहे हैं चुनावी दंगल चल रहा है, तो चुनावी दंगल में एक छोटा सवाल पूछना चाहूंगा कि राजस्थान के मंच पे जो मोदी जी इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की टिप्पणी कर रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुआ, उसमें कहा गया कि मोदी जी को सरासर 6 साल की बैन कर देनी चाहिए, जेल में डाल देनी। ये रोजगार की बात हो रही है। नहीं, रोजगार का तो विषय ही नहीं बच गया है। भारतीय जनता पार्टी रोजगार पे कोई विषय पे बात ही नहीं करती है। रोजगार विषय नहीं है, रोजगार के विषय पे बात करें, बड़ा मुद्दा रोजगार। भारतीय जनता पार्टी बात करे विषय पे, हम तो चाहते हैं बात करें। आप विडंबना देखिए, ये और ये साथ में इंडिया अलायंस वाले हैं, और इंडिया अलायंस नहीं कह पाते, आप लोग इंडिया नहीं कह सकते। इंडिया अलायंस भी नहीं है, ये चाइना की गोद में बैठा हुआ गठबंधन है। इंडिया अलायंस है ये, चाइना का सीएए लगाना शुरू किया, और रोजगार की बात रही। आया था मैं छात्रों से बात करने, युवाओं से बात करने, इसलिए कि आप भी पक गए होंगे स्टूडियोज में राजनीतिक पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं से बातचीत सुनते हुए। हमारी कोशिश होती है कि देश में अलग अलग विश्वविद्यालय के छात्रों से उनके मुद्दे समझें, उनसे समझें कि उनके लिए मुद्दा क्या है। लेकिन चाहे कोई कॉलेज हो या विश्वविद्यालय हो या सड़क चलते छात्र हैं, सबके लिए वही मुद्दा है जो बड़े नेताओं का है। मानो छात्र अपना मुद्दा भूल से गए हैं, फिर भी यहां से एक आवाज आई है, वो ये कि छात्रों के लिए पहला मुद्दा यह है कि विश्वविद्यालयों में जहां पर छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, वहां चुनाव होने चाहिए। दूसरा मुद्दा महंगी हो रही शिक्षा की, ये एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। अच्छी बात है कि देश के युवा और लखनऊ में कम से कम लखनऊ के युवा इन चीजों से वाकिफ है। वोट किसे देंगे ये वो जाने, लेकिन ये अपनी राय, अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। यहीं से उम्मीद जगती है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर देश का और देश की सियासत का भविष्य निर्भर है। और मुझे एक बात और कहनी है, इनकी बातें सुनकर यह लगता है कि विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होते रहने चाहिए, नहीं तो ये जो प्रतिभा है, सियासी प्रतिभा, वो कुंभला जाएगी। लखनऊ से सहयोगी मनोज पांडे के साथ बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी विश्वविद्यालय से छात्रों से मुद्दों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 24।